नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। केदारनाथ हिमालय की अदम्य गोद में सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं बल्कि समय का एक शाश्वत गवाह है। यहाँ की हर घाटी, हर चोटी अपनी ही एक कहानी फुसफुसाती है जिसे सिर्फ वही सुन सकता है जो सच में सुनना चाहता है। आर्यन एक युवा और उत्साही भूविज्ञानी केदारनाथ आया था, लेकिन किसी धार्मिक उद्देश्य से नहीं। उसका शोध इस क्षेत्र में अद्वितीय भूगर्भीय संरचनाओं पर केंद्रित था, खासकर उन प्राचीन खनिजों पर जो हजारों सालों से हिमालय की गहराइयों में दबे थे। वो ये समझने आया था कि कैसे इस दुर्गम क्षेत्र में इतने शक्तिशाली भूकंप और भूस्खलन के बावजूद मंदिर सदियों से खड़ा है। उसने अपने उपकरणों के साथ केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों तक नमूने एकत्र किए। एक दोपहर जब वह मंदिर से काफी दूर एक एकांत बर्फीली ढलान पर काम कर रहा था, तो उसे एक अजीबोगरीब पत्थर मिला। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह काले रंग का था। लेकिन उसकी सतह पर कुछ अजीबोगरीब बारीक रेखाएं थीं जो किसी अज्ञात लिपि की तरह दिख रही थीं। पत्थर छूने पर थोड़ा गर्म महसूस हुआ, जबकि आसपास सब कुछ जमा देने वाला ठंडा था। आर्यन ने उसे अपनी किट में रख लिया और अपने शिविर में वापस आ गया। रात में जब वह पत्थर को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा था, तो उसने एकहा की रेखाएं वास्तव में जीवित लगती थीं, जैसे वे धीरे धीरे सिकुड़ रही हों और फैल रही हों। ये देखकर आर्यन अचंभित रह गया। उसने ऐसे खनिज पहले कभी नहीं देखे थे। अगली सुबह आर्यन उस पत्थर के बारे में जानने के लिए स्थानीय पुजारियों और ग्रामीणों से मिला। कई लोगों ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन एक वृद्ध पुजार बड़ी पंडित जयदेव, जो मंदिर के सबसे पुराने सेवक थे, ने पत्थर को देखा और उनके चेहरे पर चिंता की एक गहरी छाया आ गई। यह एक मौन साक्षी है, पंडित जयदेव ने फुसफुसाते हुए कहा। ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि केदारनाथ की भूमि की याददाश्त है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, याददाश्त? इसका क्या मतलब है? पंडित जयदेव ने एक गहरी सांस ली। हजारों साल पहले जब ये घाटी देवताओं और ऋषियों का निवास स्थान थी, तब कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भूस्खलन, बाढ़ और आकाश से गिरने वाली आपदाएं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ रहस्य इस भूमि में समा गए। उन्होंने आगे बताया, ये मौन साक्षी ऐसे पत्थर हैं जो उन घटनाओं को अपने भीतर दर्ज कर लेते हैं। जब कोई आपदा आती है तो ये पत्थर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और एक तरह से देखते और याद रखते हैं कि क्या हुआ। जो रेखाएं तुम देख रहे हो वे उस इतिहास के संकेत हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ हैं, और जो इसे पाता है उसे एक बड़ा दायित्व मिलता है। क्या इस पत्थर का कोई खास महत्व है? आर्यन ने पूछा। पंडित जयदेव ने सिर हिलाया। ये पत्थर उस समय का है जब मंदिर का मूल स्वरूप पहली बार बना था, और इसने उस सबसे भयानक आपदा को देखा है जिसने इस घाटी को तबाह कर दिया था, जिसके बाद वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। ये सिर्फ भूगर्भीय जानकारी नहीं रखता, बल्कि उन भावनाओं और ऊर्जाओं को भी समेटे हुए है जो उस समय उत्पन्न हुई थीं। आर्यन के लिए ये सब अविश्वसनीय था। एक भूविज्ञानी के रूप में वह ठोस सबूतों में विश्वास करता था, लेकिन इस पत्थर से निकलती ऊर्जा और पंडित जयदेव की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। उस रात आर्यन अपने शिविर में वापस आया और उस पत्थर पर और शोध करने लगा। जैसे ही उसने पत्थर पर अपने उपकरण रखे, पत्थर की रेखाएं और ज्यादा चमकने लगीं। आर्यन ने महसूस किया कि पत्थर से एक तेज कंपन निकल रहा है और उसके दिमाग में कुछ अजीबोगरीब छवियां उभरने लगीं। ये धुंधली छवियां थीं प्राचीन लोग, एक विशालकाय नदी जो अपनी सीमाओं को तोड़ रही थी, और फिर एक विनाशकारी बाढ़ जिसने सब कुछ निगल लिया। उसने लोगों की चीखें सुनी, उनका डर महसूस किया, और फिर एक अजीब सी शांति जो विनाश के बाद छा गई थी। ये सिर्फ कोई छवि नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था, जैसे वो खुद उस आपदा का गवाह बन रहा हो।
आर्यन का शरीर पसीने से तर हो गया। पत्थर सिर्फ घटनाओं को रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बल्कि भावनाओं और स्मृतियों को भी स्थानांतरित कर रहा था। यह एक जीवित इतिहास पुस्तक थी जो हिमालय की गहराई से बोल रही थी। जैसे ही छवियां समाप्त हुई, पत्थर फिर से शांत हो गया, लेकिन आर्यन के दिमाग में एक नया सवाल था। क्या ये पत्थर सिर्फ अतीत को दिखाता था, या इसमें भविष्य को भी देखने की क्षमता थी? क्या यह एक चेतावनी भी हो सकता था? और अगर ऐसा था, तो यह चेतावनी क्या थी और किसे दी जा रही थी? केदारनाथ का मौन साक्षी अब सिर्फ एक खनिज नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय संदेशवाहक था, जो किसी आने वाले समय के लिए कोई इशारा कर रहा था। आर्यन जानता था कि उसे इस पत्थर के रहस्य को पूरी तरह से समझना होगा, इससे पहले कि वह एक और आपदा का मौन साक्षी बने। आर्यन उस मौन साक्षी पत्थर से मिले अनुभवों से हतप्रभ था। वो केवल भूगर्भीय जानकारी ही नहीं दे रहा था, बल्कि सीधे उसके मस्तिष्क में अतीत की आपदाओं की भयावह स्मृतियां भी प्रसारित कर रहा था। आर्यन को महसूस हुआ कि यह पत्थर केवल रिकॉर्डर नहीं है, बल्कि एक लाइव एंटीना है जो पृथ्वी की गहरी ऊर्जाओं और इतिहास से जुड़ा हुआ है। उसने पंडित जयदेव से दोबारा मुलाकात की। पंडित जी ने आर्यन की आपबीती सुनी और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। तुमने सही कहा था बेटा, ये साक्षी केवल अतीत को याद नहीं करते, वे भविष्य की आहट को भी महसूस करते हैं। ये पत्थर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है, कोई ऐसी चीज जो अभी होनी बाकी है। पंडित जी ने आर्यन को बताया कि प्राचीन काल में ऐसे पत्थरों को ऋषि शिला कहा जाता था और वे ऋषि मुनियों द्वारा ध्यान और भविष्यवाणी के लिए उपयोग किए जाते थे। उनका मानना था कि इन पत्थरों में पृथ्वी की कोर से निकलने वाली एक विशेष ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकती है। आर्यन ने तय किया कि उसे इस पत्थर के रहस्यों को और गहराई से समझना होगा। उसने अपने वैज्ञानिक ज्ञान को पंडित जयदेव के आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। उसने उस पत्थर को अपने शिविर में एक विशेष रूप से तैयार किए गए चैम्बर में रखा, जहां वह बाहरी हस्तक्षेप के बिना उसकी ऊर्जा को माप सके। रात भर आर्यन पत्थर के कंपन को मॉनिटर करता रहा। आधी रात के करीब पत्थर की चमक बढ़ गई और कंपन भी तेज हो गया। इस बार आर्यन को कोई बाढ़ या भूकंप का दृश्य नहीं दिखा। इसके बजाय उसके दिमाग में कुछ अस्पष्ट, खंडित छवियां उभरने लगीं। उसे एक विशालकाय, चमकदार मशीन दिखाई दी, जिसके चारों ओर कुछ लोग काम कर रहे थे। ये लोग आधुनिक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। उन्हें देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, मानो वे कुछ ऐसा कर रहे हों जो प्रकृति के विरुद्ध था। सबसे बेचैन बात ये थी कि उन छवियों में उसे केदारनाथ मंदिर की परछाई दिखाई दे रही थी, और उस मशीन से निकलने वाली ऊर्जा कहीं न कहीं मंदिर के आधार को प्रभावित करती दिख रही थी। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि मानव हस्तक्षेप था। ये किसी अज्ञात तकनीक का उपयोग करके केदारनाथ की भूमि की ऊर्जा को छेड़ने का प्रयास था। अगली सुबह आर्यन ने पंडित जयदेव को अपनी नई खोज के बारे में बताया। पंडित जी का चेहरा चिंता से भर गया। यही वह खतरा है जिसके बारे में मैं सोच रहा था बेटा। कुछ लोग हमेशा उन शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जिन्हें वे समझते नहीं। वे केदारनाथ की पवित्र भूमि की ऊर्जा को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। आर्यन ने पंडित जी से पूछा कि ये लोग कौन हो सकते हैं और वे क्या कर रहे होंगे। पंडित जी ने बताया कि कुछ समय से उन्होंने केदारनाथ के आसपास, विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में, कुछ बाहरी लोगों की संदिग्ध गतिविधियों को देखा था। ये लोग पेशेवर उपकरण लिए हुए थे और गुप्त रूप से काम कर रहे थे, स्थानीय लोगों से दूरी बनाए हुए थे। ये वही ऊर्जा हो सकती है जिसके बारे में तुमने पहली बार सोचा था, आर्यन ने कहा। केदारनाथ की आंतरिक शक्ति। हाँ, पंडित जी ने सहमति दी। और अगर वे इसे गलत तरीके से छेड़ते हैं, तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। ये सिर्फ मंदिर या घाटी को ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की ऊर्जा संतुलन का बिगाड़ सकता है। आर्यन को समझ आया कि उसके पास अब सिर्फ एक भूवैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। उसे उन लोगों को रोकना होगा जो केदारनाथ की पवित्रता को भंग कर रहे थे।
लेकिन वह ये कैसे करता? उसके पास कोई पुलिस शक्ति नहीं थी, और ये लोग कौन थे और उनका असली मकसद क्या था, ये भी स्पष्ट नहीं था। मौन साक्षी पत्थर अब केवल अतीत का गवाह नहीं था, बल्कि भविष्य के खतरे का चेतावनी संकेत भी था। आर्यन को उस पत्थर के संदेश को पूरी तरह से समझना था और उन अज्ञात ताकतों का सामना करना था जो केदारनाथ के गहरे रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही थीं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।